हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो एक नया आईपीओ आ गया है जिसका नाम है हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। अभी इस आईपीओ में हम लोग जानेंगे कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, क्या डेट्स है आईपीओ की, साथ ही साथ कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या है, प्राइस बैंड क्या है, वैल्यूएशन क्या है, सब कुछ जानेंगे। और जिस जिसको भी लिस्टिंग गेंस चाहिए होता है या जीएमपी जानना होता है तो वो लोग के लिए भी मैं वीडियो के एंड में या वीडियो में कभी भी मैं जीएमपी के बारे में भी डिस्कस करूंगा। और इसका जीएमपी काफ़ी ज़्यादा एक अट्रैक्टिव जीएमपी यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो चलिए गाइस, बिना कोई देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मेरा नाम है प्रशांत, आप देख रहे हैं मर्जिंग बुल्स। और इस वीडियो में हम लोग करेंगे हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का आईपीओ एनालिसिस। बाय द वे गाइस, वीडियो आगे बढ़ने से पहले अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मैं बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेटिव एजुकेशनल वीडियोस लेके आता रहता हूँ, आप चैनल को अभी भी जाके देख सकते हो। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आएगा तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके भी बता देना कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को वीडियो ज़रूर शेयर कर देना। तो चलिए गाइज, सबसे पहले हम लोग डेट्स देख लेते हैं। 5 से 7 तारीख के बीच में आईपीओ शुरू होगा, अगस्त 5 से अगस्त 7 तारीख के बीच में। 8 तारीख को अलॉटमेंट होगी, 11 तारीख को रिफंड और डीमैट अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे और 12 तारीख को लिस्टिंग हो जाएगी। अभी अगर फेस वैल्यू की बात करूँ तो ₹5 की फेस वैल्यू पर है आएगा ये शेयर, ऑलरेडी प्री स्प्लिट है। बाय द वे, फेस वैल्यू बुक वैल्यू के ऊपर अगर वीडियो चाहिए होगा तो ज़रूर मुझे बता देना। ₹65 से ₹70 का प्राइस बैंड है, अगर अप्लाई करना है तो ₹70 पर ही अप्लाई करेंगे हम लोग। अगर हम लोग यहाँ पर ऑफर फॉर से अपना टोटल इशू साइज़ की बात करेंगे तो 130 का टोटल इशू साइज़ है, जिसमें से लगभग 98 करोड़ फ्रेश इशू है। 32 करोड़ अगर अपना हम लोग देखेंगे तो ये ऑफर फॉर सेल है, यानी कि 80% के आसपास, 75-80% के आसपास का फ्रेश इशू है और ऊपर जो बाकी का 20-22% जो बचता है वो ऑफर फॉर सेल है। तो ये जो रेशो है ये फिलहाल तो अच्छा ही यहाँ पर नज़र आ रहा है। चलिए हम लोग कुछ और डिटेल्स देख लेते हैं कि कोटा कैसे मिला है। क्यूआईबी को देखेंगे तो 30% का कोटा है, लेकिन ये नॉट मोर देन 30% है, यानी कि क्यूआईबी को 30% से नीचे मिल सकता है बट 30% के ऊपर नहीं मिल सकता है। रिटेल वालों को 40% के नीचे नहीं मिल सकता है, ठीक है, वो लोग को 40% के ऊपर ही मिलेगा जो कोटा है। और एचएनआई वालों को और एनएनआई वालों को 30% के नीचे नहीं मिलेगा। तो वैसा ये लोगों ने नया कैटेगरी यहाँ पर एक इंट्रोड्यूस करा है। अभी अगर रिटेल कैटेगरी में अगर आपको एक लॉट लेना है तो ₹14,770 का पड़ेगा और मैक्सिमम आप 13 ही लॉट ले सकते हो। जैसे ही आप 13 लॉट के ऊपर चले जाओगे आप ऑटोमेटिकली एचएनआई कैटेगरी में आ जाओगे यहाँ पर, ठीक है। अभी चलिए हम लोग कुछ और डिटेल्स देख लेते हैं जिससे हम लोग को कंपनी के बारे में और भी ज़्यादा कुछ पता चल जाएगा। करंटली प्रमोटर के पास लगभग 95% का माल पड़ा हुआ है। प्रमोटर के नाम यहाँ पर है, आप जाके देख सकते हो और थोड़ा बहुत और रिसर्च भी कर सकते हो। चलिए यहाँ पर कंपनी के बारे में जान लेते हैं कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, क्या करती है, और सब कुछ हम लोग को समझ में आ ही जाएगा। हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड इन 1995, 30 साल पुरानी कंपनी है। is an Indian infrastructure development and management company engaged in tollway collection, EPC जिसका फुल फॉर्म होता है इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शंस एंड रियल एस्टेट डेवलपमेंट। कंपनी स्पेशलाइजेज इन कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड, हाईवेज, ब्रिजेस एंड रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो ये लोग गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स जैसे कि रोड हो गया, हाईवेज हो गया, ब्रिजेस हो गया, ये सब तो ये लोग करते ही है। रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में भी ये लोग का कहीं ना कहीं ध्यान है। और जो टोल कलेक्शन होता है, जो मतलब अगर आपके घर के आसपास कोई भी टोल होगा, वो जो कलेक्शन होता है ये लोग का जो मेंटेन करते हैं वो भी यही यही कंपनी करती है, ठीक है। अब ये लोग का टोलवे कलेक्शन है, ये लोग का ऑपरेट्स मैनेज टोलवेज कलेक्शन सिस्टम फॉर हाईवे प्रोजेक्ट्स विच आर अवॉर्डेड थ्रू कॉम्पिटिटिव बिडिंग, ठीक है। मतलब कौन सी कंपनी को मिलेगा वो ऑब्वियसली बिडिंग होती है, टेंडर निकलता है, उस हिसाब से वो सब चीज़ें होती है, ठीक है। अभी अगस्त 31, 2024 के एंड तक ये लोग ने 24 टोलवे कलेक्शन प्रोजेक्ट्स और करंटली 7 टोलवे कलेक्शन प्रोजेक्ट्स ये लोग के ऑपरेटिंग कर रहे हैं। ये लोग ने 24 में कंप्लीट 24 अगस्त में ये लोग ने 24 कंप्लीट कर दिए हैं और करंटली ये लोग के पास 7 टोल कलेक्शन अभी भी चल रहे हैं, ठीक है। अभी अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे ईपीसी जो इंफ्रा प्रोजेक्ट्स है ये लोग का अभी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स कहाँ पर चल रहा है, इंदौर में चल रहा है, मध्य प्रदेश में चल रहा है, ठीक है। और 20 प्रोजेक्ट्स ये लोग के ऑलरेडी काम कर रहे हैं और 63 प्रोजेक्ट्स को ये लोग ने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। तो यहीं पर भी एक अच्छी बात है, क्योंकि ऐसा नहीं कि ये लोग सिर्फ एक ही बिजनेस मॉडल पे यानी कि हाईवे पे सिर्फ टोल कलेक्ट कर रहे हैं। ये लोग का इंजीनियरिंग वो सब वाला भी बिजनेस मॉडल यहाँ पर चल रहा है और साथ ही साथ रियल एस्टेट में भी ये लोग का कहीं ना कहीं यहाँ पर ध्यान है, जहाँ पर लोग सेलिंग और कमर्शियल एंड रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज आप देख सकते हो। डेवलप और कंस्ट्रक्ट भी ये लोग करते हैं, खरीदते बेचते भी है। तो यहाँ पर ये एक अच्छी बात है कि अगर मान लो कल को
कोई भी अगर गवर्नमेंट कुछ लॉ आ गया कि टोल के प्राइजेस कम हो जाएंगे या फिर XYZ हाईवे पे एक वो टोल बंद हो जाएगा, क्योंकि जो भी अमाउंट कलेक्ट करना था, मान लो अगर वो तो कलेक्ट करके हो गया और उसके बाद वो अमाउंट अभी गवर्नमेंट ने बोला कि अभी हम लोग इस हाईवे से टोल कलेक्ट नहीं करेंगे, तो ये लोग का इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये लोग के बाकी दो अलग अलग बिजनेस सेगमेंट भी है, तो वो इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अभी जैसे दिल्ली में या उस साइड किधर नॉर्थ में हुआ था कि बीच में गवर्नमेंट ने बोल दिया था कि हम लोग ये XYZ हाईवे से हम लोग टोल कलेक्ट करना बंद कर देंगे, क्योंकि जो भी कलेक्शन था वो मिल गया था। तो फिर वैसे में जो भी कंपनी जो वेंडर रहेगा वो लोग को काफ़ी ज़्यादा एक दिक्कतें आ सकती है। बट ये लोग में अच्छी बात यह है कि ये लोग के पास दो अलग अलग और बिजनेस सेगमेंट भी है। अभी ये लोग के पास अगर देखेंगे तो अगस्त 2024 के एंड होते होते ये लोग के पास 398 इंडिविजुअल्स थे, यानी कि एम्प्लॉयज़ थे ये लोग के तीनों बिजनेस सेगमेंट्स में। ठीक है, चलिए अगर हम लोग कंपनी के फाइनेंशियल्स देख लेते तो 2023, 24 और 25 तीनों के फुल ईयर का डेटा है हम लोग के पास। एसेट्स देखेंगे तो 157 करोड़ के थे, फिर 203 करोड़ के आसपास और 232 करोड़ के आसपास। तो यहाँ से यहाँ में एसेट्स में लगभग 30-35% का जंप आया है, लेकिन 2024 से 2025 के बीच में सिर्फ 15-16% के आसपास का जंप आया है। उसके पहले अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ऊपर वाली लाइन में लिखा है कि रेवेन्यू डिक्रीज हो गया 13%, बट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है 5% का। ठीक है, 2024 से अगर हम लोग कंपेयर करेंगे 2025 को, तो रेवेन्यू की टोटल इनकम की बात करेंगे तो 457 करोड़, 577 करोड़ और 505 करोड़ के आसपास। तो जैसा कि आप भी देख सकते हो यहाँ से यहाँ में डेफिनेटली रेवेन्यू अच्छा खासा कम हो गया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करेंगे तो 14 करोड़ था, यहाँ पर 450 करोड़ में मोटा मोटी अगर हम लोग देखेंगे 3.5% के आसपास का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था। 625 करोड़ में 21 करोड़ के आसपास था, यानी कि यहाँ पर भी 3.5-4 करोड़ के आसपास, 3.5-4% के आसपास है। और यहाँ पर 500 करोड़ में 22.5 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट है, यानी कि यहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन तो डेफिनेटली बढ़ गया है, बट जैसा कि ऊपर लिखा है कि रेवेन्यू लगा डिक्रीज हुआ है। ठीक है, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर जरूर है। अच्छी बात यह है कि ये लोग का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था ये लोग ने मेंटेन किया है और थोड़ा सा ये लोग ने बढ़ा भी दिया है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 4% के आसपास का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नजर आ रहा है। रिजर्व्स की बात करेंगे तो 65 करोड़, 84 करोड़ और फिर 84 करोड़। ठीक है, तो रिजर्व्स में तो इतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। बोरोविंग्स की बात करेंगे तो बोरोविंग्स भी ज़्यादा कुछ इतना ग्रोथ नहीं है, 64 करोड़ था, फिर 70 करोड़ और अभी भी 72 करोड़ ही है। तो इतना ज़्यादा रिजर्व्स और बोरिंग में कुछ ज़्यादा दिक्कत है नहीं आ रही है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम लोग यहाँ पर बात देखेंगे तो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, जो कि है 502 करोड़ का, यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा छोटी कंपनी है। इसके अंदर मैनिपुलेशंस बहुत हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि होंगे, बट ऐसी छोटी कंपनी में यूजुअली मैनिपुलेशंस करने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। जो भी स्टॉक ऑपरेटर रहते हैं वो लोग इनके प्राइस पंप एंड डंप कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो वो चीज़ का हम लोग को ध्यान देना चाहिए। बट ऐसी कंपनी में फ़ायदा भी ये रहता है कि अगर आपको फंडामेंटल्स अच्छा लग रहा है, बिजनेस प्रोस्पेक्ट अच्छा लग रहा है, तो लॉन्ग टर्म में ये जहाँ पर 500 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है वहाँ पर वो 5,000 करोड़ या 50,000 करोड़ का भी मार्केट कैपिटलाइजेशन हो सकता है। अभी मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ेगा, यानी कि मोटा मोटी आपका स्टॉक का जो प्राइस है वो भी बढ़ेगा, तो ये चीज़ का भी हम लोग को यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। ROE की बात करेंगे तो 19% है, ROCE 16.5% के आसपास है। ठीक ठाक है, इतने ज़्यादा अच्छे भी नहीं है और ना ही इतने ज़्यादा बुरे नंबर है। ROE और ROC दोनों के ऊपर चैनल पर वीडियो है, आप वो जाकर देख सकते हो। डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करूँ तो 0.61 का है, जो मेरा क्राइटेरिया रहता है 0.8 के नीचे का, ये वो क्राइटेरिया तो मेट ज़रूर कर रहा है। पैट मार्जिन देखेंगे तो 4.44 का है। अभी ये मैं यूजुअली बोलता हूँ B2B बिजनेस में 4 से 6% का पैट मार्जिन एकदम बढ़िया रहता है, लेकिन ये B2B बिजनेस नहीं है, ये अगर देखा जाए तो ये B2G बिजनेस है। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट वो सब रोड्स बनाएगी, हाईवेज बनाएगी, ब्रिज वो सब बनाएगी, वो सब कॉन्ट्रैक्ट लोगों को गवर्नमेंट देगी। तो यहाँ पर भी ये कहीं ना कहीं 4% का मार्जिन ठीक ठाक है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लगा रेसिडेंशियल वाला जो ये बिजनेस है रियल एस्टेट वाला, वो कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा रेवेन्यू फोकस्ड नहीं है, मतलब शायद से 10-15% वाला का रेवेन्यू लाता रहेगा, बट बाकी ये लोग के इंफ्रा प्रोजेक्ट्स और जो टोल कलेक्शन वाले प्रोजेक्ट्स है वो ही ज़्यादा रेवेन्यू लाते होंगे। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करूँ तो 3.44 का प्राइस टू बुक वैल्यू है। प्राइस टू बुक वैल्यू की अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे 3.44 का है प्राइस टू बुक वैल्यू, मैं इसको थोड़ा हटा देता हूँ, हाँ 3.44 का है। और उसके बाद EPS की बात करेंगे तो अभी IPO के पहले 3.88 का है और पोस्ट IPO 3.12 का हो जाएगा। PE की बात करेंगे तो 18 का है और पोस्ट IPO 22 का है। तो कहीं ना कहीं बुक वैल्यू और PE रेशियो के हिसाब से थोड़ा सा मुझे ये ओवर वैल्यूड तो लग रहा है। सेगमेंट के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि PE इसका कम से कम 15-16 के आसपास होना चाहिए था और बुक वैल्यू कहीं ना कहीं 1.5 से 2 के
के बीच में होना चाहिए था। ठीक है, हम लोग डेफिनेटली पीयर एनालिसिस भी करेंगे, बट जितना मैंने एनालिसिस करा मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं ये ओवर वैल्यूड ज़रूर है। बाय द वे, पीई रेशियो और पीबी रेशियो दोनों के ऊपर चैनल पर वीडियो है, आप वो जाकर देख सकते हो, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये लोग को पैसे चाहिए जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, जिसको हम लोग निकाल लेते हैं, बट दूसरा ये लोग को 65 करोड़ चाहिए कंपनी का वर्किंग कैपिटल के लिए। ठीक है, यानी कि रोज़मर्रा के जो भी खर्चे होते हैं इसके लिए ये लोग को पैसे चाहिए। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ जब भी होता है ना कि अगर आपको सिर्फ वर्किंग कैपिटल के लिए पैसे चाहिए, मतलब आप शायद से आपके बैलेंस शीट को, आपके कैश फ्लो को अच्छे से मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं मुझे वो दिक्कतें आ जाती है सिर्फ और सिर्फ वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी तो। और ऊपर से इतनी छोटी कंपनी ना, तो कहीं ना कहीं और थोड़ा सा एक मुझे अप्लाई करने के लिए मुझे 10 बार सोचना पड़ता है। ठीक है, पहले चलिए हम लोग एक बार वो देख लेते हैं, पीयर एनालिसिस, समझ में आ जाएगा कि क्या सीन चल रहा है। अगर हम लोग यहाँ पर पीयर एनालिसिस करेंगे तो यहाँ पर तीन इसके पीयर है। ईपीएस में तो चलो ये पॉजिटिव है, हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके अलावा एक है आईआरबी और एचजी। एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग का तो भाई 75 का ईपीएस चल रहा है, और उसके बाद हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर ही सेकेंड रैंक पे आ रहा है। पीई रेशियो की अगर हम लोग बात करेंगे तो हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर का 22 का था, बट आप देख सकते हो जिसका ईपीएस अच्छा है, ठीक है, उसका 14 का चल रहा है, मतलब वो इससे ज़्यादा अच्छा वैल्यू फॉर मनी, अगर हम लोग देखेंगे वैल्यू फॉर मनी हम लोग का स्टॉक है। आईआरबी डेफिनेटली उसका ईपीएस बहुत लो है और 44 का पीई चल रहा है, तो ये तो कंपैरिजन में है ही नहीं। बट अगर हम लोग देखेंगे, मुझे फिर भी अभी भी यही लग रहा है कि ये डेफिनेटली एक ओवर वैल्यूड कंपनी यहाँ पर लग रही है। चलिए जीएमपी की बात कर लेते हैं। अगर यहाँ पर जीएमपी की बात करेंगे तो जैसा मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि जीएमपी इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा बता रहा है, 40 रुपये के आसपास का जीएमपी बता रहा है, यानी कि आप 70 रुपये का प्राइस बैंड सेलेक्ट करते हो तो एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस 110 हो सकता है, जिसके हिसाब से जीएमपी आपका 57 का आ रहा है। लेकिन मैंने ये इसके पहले भी एक दो वीडियो जब बनाए थे तभी भी मैंने बताया था कि जब मैंने थंबनेल बनाया था उस टाइम पे 33% जीएमपी बता रहा था, लेकिन जब मैंने वीडियो शूट करा उसके नेक्स्ट डे तो वो जीएमपी गिर के 30% पे आ गया था। तो ऐसा ही अभी भी 57% दिखा रहा है। इसका ये मतलब नहीं है कि लिस्टिंग सच में 110 पे हो जाएगी, वो होने को वो 70 पे भी हो सकती है, वो 30 पे भी हो सकती है, और वो 150 पे भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है मार्केट, ग्रे मार्केट प्रीमियम उस दिन पे कैसा चल रहा है। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ जीएमपी के हिसाब से आपको अप्लाई नहीं करना चाहिए। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, देखो मुझे तो ये फिलहाल बहुत ही ज़्यादा छोटी कंपनी है, रेवेन्यू उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो रहा है, मतलब 450 से 625 करोड़ हुआ, फिर से 500 करोड़ हो गया, तो कहीं ना कहीं उसके इन लाइन में ही है। अच्छी बात यह है कि बोरोइंग ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर रही है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को लोग ने मेंटेन रखा है, बट रिजर्व ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो रहे हैं। एसेट्स में भी ठीक ठाक ही ग्रोथ, इतना ज़्यादा कुछ अच्छी खासी ग्रोथ नहीं है। आरओसी ठीक ठाक ही लग रहे हैं। पी रेशियो इतना ज़्यादा प्रॉमिसिंग नहीं लग रहा है, ना ही प्राइस टू बुक वैल्यू प्रॉमिसिंग लग रहा है। तो मैं डेफिनेटली इस आईपीओ को तो मैं अवॉइड करूँगा। आप क्या इस आईपीओ में अप्लाई करने वाले हो, नहीं करने वाले हो, कमेंट करके ज़रूर बता देना। आई होप गाइस आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन घंटी जरूर दबा देना, कमेंट करके बताना एनालिसिस कैसा लगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।